हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का दुर्गापाल मैम की क्लास में स्वागत है। सामने टाइटल देखकर आपको पता चल रहा होगा कि आज जिस कविता के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसकी व्याख्या सरलार्थ सरल भाव में आपको समझाने वाली हूँ, वो कविता है ये दंत्रित मुस्कान। और यह दंत्रित मुस्कान जो कि आपकी क्षितिज भाग 2 में कक्षा 10 का सिलेबस है, इसी के साथ एक और छोटी सी कविता को जोड़ा गया है जो है फसल। तो यह दंत्रित मुस्कान और फसल, ये दो कविताएं हैं जो कि नागार्जुन द्वारा लिखी गई हैं। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि रहे हैं और नागार्जुन का असली नाम, वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में नागार्जुन के नाम से ही वो प्रसिद्ध हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने नागार्जुन नाम से ही अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया है और जो भी साहित्य में इन्होंने रचनाएं की हैं वो सब नागार्जुन के नाम से ही आप जानते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तविक नाम इनका नागार्जुन नहीं था। जो पहली कविता है यह दंत्रित मुस्कान, इसमें कवि ने वात्सल्य भाव को व्यक्त किया है। वात्सल्य भाव आप जानते होंगे कि माता पिता का प्रेम अपने संतान के प्रति जो होता है उसे वात्सल्य भाव कहते हैं। और इस कविता में कवि ने एक ऐसे बच्चे की का वर्णन किया है जो 9 से 10 महीने के बीच में है और उसके अभी अभी दांत निकलने शुरू हुए हैं और उसके सामने के 2 दांत निकले हुए हैं और जब वो मुस्कुराता है तो वो 2 दांतों से उसकी जो चेहरे की छटा है वो बहुत ही अनुपम दिखाई देती है, बहुत खूबसूरत वो बच्चा लगता है। तो उसकी खूबसूरती को देखते हुए नागार्जुन के मन में जो भी भाव आए हैं उन्होंने उन भावों को इस कविता में व्यक्त किया है। साथ ही वो इस कविता में 2 भूमिकाएं दिखाते हैं, एक माता की और एक पिता की। माँ बच्चे के साथ रहती है, माँ बच्चे को जन्म देती है और उसे सब कुछ जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो कुछ भी उसकी जरूरत होती है उस तरह की शिक्षा माँ ही अपने बच्चे को देती है। लेकिन पिता, क्योंकि वो नौकरी की वजह से या किसी भी कार्यवश हमेशा प्रवासी ही रहता है, यानी घर से बाहर ही रहता है, तो बच्चा पिता के करीब ना होकर के अपनी माँ के करीब होता है, क्योंकि माँ ही उसके साथ ज्यादा समय बिताती है और उसे सब सारी शिक्षाएं प्रारंभिक जो सीखे हैं, जो चीजें समझानी है वो माँ ही समझा रही है। लेकिन पिता क्योंकि बाहर रह रहे हैं घर से, इसलिए बच्चा अपने पिता को बहुत कम देखता है, इसलिए वो अपने पिता को एक अतिथि के रूप में देखता है जो दिन ढले या कुछ दिनों के बाद ही घर आ रहे हैं। तो इस तरह से 2 भूमिकाएं स्पष्ट करते हुए नागार्जुन ने दंत्रित मुस्कान कविता लिखी है। ये नागार्जुन की 2 कविताओं को आपके क्षितिज भाग 2 में लिया गया है। तो जो फसल कविता है वो नागार्जुन ने हमारे किसानों के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करने के लिए लिखी है। वो आभार व्यक्त कर रहे हैं किसानों के प्रति। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब खेतों में फसल पैदा होती है तो उसके लिए खेतों की उपजाऊ मिट्टी जरूरी है, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, सूरज की किरणें जरूरी है, लेकिन सर्वोपरि किसान के हाथों की मेहनत जरूरी है। यदि ये सब चारों तत्व मिल भी जाएं और किसान मेहनत ना करे तो भी फसल पैदा नहीं। किसानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि किसान यदि मेहनत ना करते तो शायद हमें फसल भी ना मिल पाती। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं यह दंत्रित मुस्कान की व्याख्या। बहुत ही सरल भाव से, बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने दंत्रित मुस्कान की व्याख्या इस वीडियो में रखी है। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक देखें। इसका कारण यह है कि जहां कहीं भी आप इसे स्किप करेंगे, हो सकता है उसी पोर्शन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैंने कविता के विषय में रखी हों जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बनाने में मदद कर सकती हैं। तो यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कुछ ऐसी बातें आपके ध्यान से हट जाएंगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत शॉर्ट वीडियो है और बहुत अच्छे से साधारण और सरल शब्दों में मैंने इसकी व्याख्या को रखा है, जिसे अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप आराम से दे पाएंगे। आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ जाए। तो शुरू करते हैं हम यह दंत्रित मुस्कान। कविता शुरू होती है, यह दंत्रित मुस्कान। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था की बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो।
कवि कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दो दांतों को दिखाती हुई खूबसूरत सी मुस्कान है वो मरते हुए इंसान में भी जान डाल सकती है। यानी कवि के अनुसार उस बच्चे की मुस्कुराहट इतनी दमदार है, इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी मरते हुए इंसान में भी जान डाल सकती है। मरते हुए इंसान से कवि का मतलब यहाँ पर है एक ऐसा इंसान जिसके सारे भाव खत्म हो चुके हैं, जिसके मन में कोई भाव ही नहीं है, उसे कहा गया है मरते हुए इंसान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूल में सने हुआ तुम्हारा ये शरीर। छोटा बच्चा जब पाँव के बल चलता है तो सब धूल मिट्टी वो लेकर के आता है, इसलिए कवि कहता है कि धूल मिट्टी से सने हुए ये गात यानी शरीर के अंग, शरीर। तो तुम्हारा ये जो शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ है, घर के अंदर आता है बच्चा और हाथ और पैरों का निशान फर्श पर छोड़ता है, तो कवि को वो निशान देख करके ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसकी झोपड़ी में तालाब को छोड़ करके कमल का फूल खिल गया हो। तो छोटे बच्चे के हाथ और पैरों के निशानों को कवि कमल के फूल की तरह देख रहा है और कहता है कि धूल मिट्टी से सने हुए तुम्हारे शरीर के निशान जब मेरे घर पर पड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमल का फूल तालाब को छोड़ करके यहाँ घर पर आ गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल का जल बन गया होगा कठिन पाषाण। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर ही मुझे ऐसा लगता है कि कठिन से कठिन, कठोर से कठोर पत्थर भी पिघल कर पानी बन गया होगा। यानी कवि के कहने का मतलब है कि जो छोटा मुस्कुराता हुआ बच्चा है वो इतना सुंदर लग रहा है कि यदि उसे कोई बहुत ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी देख लेगा तो उसका मन भी पिघल जाएगा, उसके मन में भी भाव भर जाएंगे। जो बहुत ही निर्मोही व्यक्ति है, जो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, यदि वो भी उस बच्चे को देख ले तो उसके मन में भी अच्छे भाव आने शुरू हो जाएंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहते हैं कि तुम्हारे सामने वो बांस आए या बबूल। बांस एक ऐसा पेड़ है जिसपे फूल कभी नहीं लगता और बबूल भी कांटेदार वृक्ष होता है, इसलिए कवि ने यहाँ पर इन दोनों पेड़ों का उदाहरण लिया है कि तुम्हारे सामने बांस आ जाए या बबूल का पेड़ आ जाए, अगर वो तुमसे छू जाता है उस पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लग जाएंगे। यानी कि कठोर से कठोर व्यक्ति को भी तुम निर्मल व्यक्ति बना सकते हो। तो किसी भी ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कोई प्यार नहीं है, उस व्यक्ति को अगर तुम छू लो या उस व्यक्ति के सामने तुम अगर पड़ जाओ तो उस व्यक्ति के हृदय में भी प्रेम भर जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो क्या। कवि को ऐसा एहसास होता है कि बच्चा उसे पहचानता नहीं है, क्योंकि कवि पिता की भूमिका में है और पिता घर से अक्सर बाहर रहते हैं। बच्चे के साथ पिता का संपर्क बहुत कम हो पाता है, इसलिए बच्चा उसे अजनबी की तरह देखता है। तो कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे अनिमेष देखते रहो। अनिमेष मतलब पलकें झपकाए बिना। तो कवि को ऐसा लगता है कि बच्चा अगर एक टक मुझे निहारता रहेगा तो वो थक जाएगा। तो कवि को एहसास हो रहा है कि बच्चा मुझे लगातार एक अजनबी की तरह निहार रहा है, इसलिए वो थक चुका होगा। आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि को ऐसा एहसास होता है कि बच्चा उसे निहारते हुए थक गया होगा, इसलिए वो अपनी आंखें उसकी तरफ से फेर लेना चाहता है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि को इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि बच्चा उसे पहली बार में पहचान नहीं पा रहा है। कवि कहता है कि तुम्हारा मेरे सामने होना, तुम्हारी मुस्कुराहट मैं देख पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पहली बार पहचान नहीं पा रहे हो। यदि तुम्हारी माँ ना माध्य बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं तुम्हारा ये मनमोहक चेहरा, सुंदर मुस्कान आज देख भी नहीं पाता और मैं तुम्हें जान भी नहीं सकता था। तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान, मैं तुम्हारी इस दंत्रित मुस्कान को न तो पहचान पाता और ना ही मैं तुमसे मिल पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, यानी धन्यवाद के काबिल हो तुम दोनों। तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी सुंदर है कि किसी कठोर व्यक्ति में भी वो हृदय
का वास कर सकती है, किसी कठोर व्यक्ति के हृदय में वो प्रेम बसा सकती है। इसलिए तुम भी धन्यवाद के पात्र हो और तुम्हारी माँ भी धन्यवाद की पात्र है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर के आई है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं कौन हूं? मैं तो कोई अन्य हूं, मैं तो कोई दूसरा हूं जिसे तुम नहीं पहचानते। मैं तो अजनबी हूं, अन्य हूं, दूसरा हूं। मैं इतर, इतर यानी मैं तुम्हारे अपरिचित हूं। चिर प्रवासी, और मैं बहुत लंबे समय से बाहर रहने वाला हूं। मैं तुम्हारे घर में भी नहीं रहता हूं, तुम्हारे पास में नहीं रहता हूं, इसलिए तुम मुझे पहचानते नहीं हो। इस अतिथि से, अतिथि यानी मेहमान जो कभी कभी आ रहा है, से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी कि मैं तो तुम्हारे लिए एक मेहमान के रूप में हूं, क्योंकि मेरे साथ तुम्हारा सामना कभी कभी होता है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी माँ और तुम दोनों ही धन्यवाद के काबिल हो। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार्ग। आगे कवि कहता है कि तुम्हारे लिए तो जो तुम्हारी माँ की उंगलियां हैं वही सबसे करीब हैं, वही आत्मीय हैं, तुम्हारे दिल के करीब हैं। क्यों? क्योंकि कराती रही है मधुपर्क, जो तुम्हारे माँ की उंगलियां हैं वही तुम्हें मधुपर्क कराती रही हैं। मधुपर्क कहते हैं शहद, घी, दही, पानी और दूध को मिला करके जो चरणामृत बनाया जाता है। आप लोगों के घरों में जब पूजा अर्चना कुछ होती है या मंदिरों में आप जाते हैं तो वहां पे चरणामृत नाम की ये पेय होता है एक, जो आप लोगों को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है पीने के लिए। तो उसी का जिक्र यहाँ पर कवि ने किया है। कवि कहता है कि चीजें जो उपलब्ध हैं दुनिया में, उन चीजों का स्वाद तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें चखाया है, इसलिए तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वो तुम्हारे लिए आत्मीय हैं। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। कवि कहता है कि तुम मुझे अपनी आंखों के किनारों से देखते हो, यानी कि तुम मुझे छिप छिप करके देखते हो, सामने से नहीं देखते हो, तिरछी नजरों से देखते हो। और होती जबकि आंखें चार, आंखें चार होना एक मुहावरा है, प्रेम होना। और जब तुम्हारी और मेरी नजरें आपस में मिलती हैं तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और तब तुम अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए मुस्कुरा देते हो, उस समय तुम्हारे नए नए निकले हुए दांत और मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। तो ये थी कविता दंतुरित मुस्कान। तो अब चलते हैं हम अगली कविता में, जो है फसल। उम्मीद करती हूँ कि दंतुरित मुस्कान की व्याख्या आप लोगों को समझ में आई होगी। और अब है इस कविता के शब्दार्थ। दंतुरित, बच्चे के नए नए निकले हुए दांत। मृतक, मरा हुआ, मरा हुआ यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है मरा हुआ, मतलब इस मृतक शब्द का अर्थ है मरा हुआ, लेकिन इसका प्रतीक अर्थ जो दे रखा है इस कविता के अंदर, कवि ने जिस अर्थ में मृतक शब्द को लिया है वो अर्थ है उदास हृदय वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में कोई भाव नहीं है। अगला शब्द है धूली धूसर, धूल मिट्टी में सने हुए। गात, गात का मतलब होता है शरीर। पाषाण, पाषाण का मतलब है पत्थर। शफालिका, एक तरह का पौधा जिसमें सफेद रंग के फूल आते हैं। बबूल, बबूल कहते हैं एक कांटेदार वृक्ष को। जलजात, कमल का फूल। परस, स्पर्श। अनिमेष, बिना पलक झपकाए लगातार देखना। फेर लूं, हटा लूं। परिचित, जाना पहचाना। माध्यम, सहारा। चिर, लंबे समय से। प्रवासी, विदेश में रहने वाला। इतर, दूसरा। संपर्क, संबंध। मधुपर्क, शहद, घी, दही, जल और दूध को मिलाकर बनाया जाने वाला पदार्थ, जिसे कुछ लोग पंचामृत भी कहते हैं। कनखी, तिरछी नजरों से देखना। छविमान, सुंदर। कोटि कोटि, करोड़ों। गरिमा, महिमा। तो ये थे शब्दार्थ दंतुरित मुस्कान के। और अब हम चलते हैं फसल कविता की ओर। फसल कविता, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं कि कवि नागार्जुन ने फसल कविता किसानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए लिखी है। कवि कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो कवि ने इस कविता में किसान के प्रति आभार व्यक्त किया है और कवि कहते हैं कि फसल बनती कैसे है। इस बात को कवि ने कविता में स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल जो हम खेतों में देखते हैं, उस फसल को पैदा करने में प्रकृति प्लस मनुष्य
दोनों का ही आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए कवि कहते हैं कि फसल को पैदा करने में सिर्फ एक दो नदियां ही नहीं बल्कि अनेक नदियां अपना पानी देती हैं। एक दो किसान नहीं बल्कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों किसानों के हाथों के स्पर्श से, छूने से, उनके हाथों की गर्मी से एक की नहीं, दो खेतों की नहीं बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म यानी मिट्टी का उपजाऊपन मिलकर के फसल को पैदा करता है। फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। इसी से सृजन संभव भी है। प्रकृति भी और मनुष्य भी दोनों मिलकर के अगर संयोग करेंगे तभी सृजन होगा, मतलब कोई नई चीज पैदा होगी। इसलिए कवि कहते हैं कि फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो नदियों द्वारा दिया गया पानी है या फसल जिससे फसल की सिंचाई होती है, लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किया गया परिश्रम है, परिश्रम की महिमा का फल है कि खेती पैदा होती है। आगे वो कहते हैं फसल क्या है? फसल और कुछ नहीं है बल्कि नदियों के पानी का जादू है। नदियां का पानी जब फसल को मिलता है तो वो पानी ऐसा जादू करता है कि फसल पैदा हो जाती है और लाखों करोड़ों किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है, यानी कि लाखों करोड़ों किसानों के हाथों की मेहनत है जिसके कारण फसल पैदा होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। फसल वास्तव में क्या है? फसल अपने आप में कुछ भी नहीं है। फसल वो है कि जिस मिट्टी में उसे बोया गया है वो मिट्टी भूरी, काली, संदली कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस मिट्टी का जो उपजाऊपन है, उस मिट्टी के अंदर जो एक उपजाऊपन बसता है, वही तत्व ऐसा है जो फसल को उगाने में सहायता करता है। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, रूपांतर सूरज की किरणों का। फसल क्या है? फसल अपने आप में कुछ नहीं है बल्कि सूरज की किरणें जब अपना रूप परिवर्तन करती हैं तो वो फसल के रूप में खेतों में लहलहाने लग जाती हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और क्या है? साथ ही इसमें हवा का भी एक समान सहयोग है। हवा जब बहती है तो वो बीज के अंकुरण में सहायता करती है। बीज से जब फसल पैदा होती है तो उसमें हवा का होना भी बहुत जरूरी है। इस तरह से इन सबके सहयोग से ही खेतों में लहलाती फसल पैदा होती है। तो कवि ने कविता में यह स्पष्ट किया है कि बिना किसानों की मेहनत के फसल पैदा नहीं हो सकती है। चाहे कितना ही हम बीज अच्छा डाल लें, खाद अच्छी डाल लें, लेकिन बीज डालने के लिए, खाद डालने के लिए भी किसान चाहिए। और हवा, पानी, सूरज कितना ही अच्छा बीज को मिल जाए, लेकिन जब तक किसान के हाथ उसमें नहीं लगेंगे, बीज बोने में, खाद डालने में, पानी की सिंचाई करने में, सब चीजों में मेहनत लगेगी, तभी ये चीजें अपना जादू दिखा पाएंगी। इसलिए किसान सर्वोपरि है फसल को पैदा करने में। तो अब है इस कविता के शब्दार्थ। संदली, संदली एक प्रकार की मिट्टी है। रूपांतर, बदला हुआ रूप। संकोच, झिझक, थिरकन, नृत्य। उम्मीद करती हूं कि आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी। कविताओं की जो सरल सी व्याख्या मैंने इस वीडियो में दी है वो आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज अपना एक प्यारा सा कमेंट वीडियो में नीचे जरूर छोड़ें। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर लिखें। आपके स्कूल के विद्यार्थी ये भी जरूर लिखें। और मेरी तरफ से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और अगले वीडियो का इंतजार करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।